नमस्कार दोस्तों, और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा अच्छा टॉपिक है। कई दिनों से ये डिमांड बच्चे बार बार क्लास में कर रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ऐसा करो कि आप रेलवे ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन लगा दीजिए। तो हमने कहा कुछ नहीं लगाएंगे, मैं एक काम करता हूँ, आज से एक वीडियो आ चुकी है जो डाउट वाली क्लास थी, वो डाउट क्लास इसी के सवाल थे, रेलवे वालों की से थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक ऐसा किया जाए कि एक सीरीज स्टार्ट कर दी जाए। और ये नहीं कि वो रेलवे में ही आएंगे, वो सवाल आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई हो, चाहे कंपटीशन के जितने भी सारे सवाल आएंगे वहाँ आपको ये मिलना ही मिलना है। आप देखेंगे कि देखो मेरा चेहरा देखने से मतलब नहीं है, आप ये देखो कि आपको कराना क्या है। अगर अभी आप टाइम देखेंगे तो 1:02 हो चुके हैं नाइट के। अब चलो आज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या है, आपने देखा ये रेलवे रिक्वायरमेंट का, आप समझना इस चीज़ को, भर्ती बोर्ड में जो स्टार्ट करेंगे। पहले 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था, रेलवे ग्रुप डी का जो 18 वाला एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसी के क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूरा सेट लेके आया हूँ, वो मैं स्टार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, पूरा मैं पेपर ही निकाल लिया हमने। ये सवाल मैं यहाँ पे सिर्फ जो डिस्कस करेंगे आपको बताऊँ, मैं सिर्फ रीजनिंग और मैथ दोनों की डिस्कस करूँगा। रीजनिंग और मैथ दोनों की डिस्कस करूँगा, अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं इसी के करूँगा, बहुत रीजन बताऊँगा ऐसा क्यों हो पा रहा है क्यों नहीं। तो कोई कथन है, आपने रीजनिंग चाहे किसी भी पढ़ी हो, अच्छे से पढ़ी हो, अच्छी बात है। मैं यहाँ भी बताऊँगा कि ऐसी क्या बात है। आंसर सामने लिखा हुआ है, बट मैं बताऊँगा कि आंसर यही ठीक है क्यों है। तो आप देखिए ये कथन कह रहा है कि माता अपने बच्चे को कहती है कि पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। ये बात होती है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कथन और निष्कर्ष दिए हो, आपको हमेशा यहाँ पे जो कथन दिया है उसी के अकॉर्डिंग चला है, भले ही वो बात डेली लाइफ में ठीक ठाक हो या ना भी हो। आप देखेंगे पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। ये बात सच है। सभी बच्चे जानते हैं कि पैदल पार पथ क्या है। अब पहली बात तो ये है कि सारे बच्चे क्या जानते हैं? क्या 1 साल का बच्चा ये जानता है कि पैदल पार पथ क्या होता है? नहीं ना, सारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जो बच्चा समझदार है, जो बच्चा बड़ा है, वो जानता है कि सड़क के किनारे पे आप देखेंगे एक पैदल पार पथ बना होता है, यहाँ से हम लोग पैदल वाले लोग आए जा सकते हैं, निकल जा सकते हैं। तो पहला वाला ये क्लियर है कि सेकंड यहाँ पे श्योर नहीं है। हम तब तक सही नहीं मानेंगे जब तक कि 100% श्योर ना हो जाए। ये कथन निष्कर्ष कभी भी अगर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये पढ़ाने का तरीका ये है कि इस वाले सवालों में जो भी कथन निष्कर्ष होते हैं, कथन तर्क होते हैं, यहाँ पे आपको 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ ये बात सच है तो सच है। जैसे पूरब में सूरज निकलता है, सन जो है ईस्ट साइड में निकलता है तो निकलता है, श्योर है। यहाँ पे ये भी फिक्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छे हिसाब से स्टार्ट करें। अगला कथन निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चारपाई होटल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बना लेते हैं चारपाई। सभी चारपाई, जितनी ये चारपाई हैं, ये सारी की सारी क्या है, तो ये होटल है। अब छोटा वाला जो था वो चारपाई का था, बड़ा वाला होटल का था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझेंगे। फिर कह रहा है सभी होटल चादर हैं। अब जितने जो होटल हैं सारे के सारे क्या हैं, एक बड़ा सर्कल और बना दो, ये सारे के सारे क्या हैं, चादर। ये कथन उसने बोला हुआ है कि जितनी चारपाई हैं वो सारी के सारी चारपाई होटल है। तो हमने इसी से बड़ा एक और बना दिया होटल का। फिर कह रहा है कि सभी होटल चादर हैं, तुमने एक और बना लिया, क्या दिक्कत है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। वो कहता है कुछ चारपाई चादर नहीं है। ये कह रहा है कुछ चारपाई चादर नहीं है। ये बात सुनने चीज को, कुछ चारपाई तो ये है, इसके अंदर चारपाई होटल के अंदर आ रहे हैं, और होटल भी किसके अंदर आ रहा है, चादर के अंदर आ रहा है। यानी कि जितने होटल हैं वो सारे के सारे चादर हैं, और जितनी चारपाई हैं वो सारी की सारी चादर है। कुछ नहीं है, सारी की सारी चादर है या नहीं है आपके यहाँ के हिसाब से। बट यहाँ कह रहा है कुछ चारपाई चादर नहीं है, जो कि गलत है।
फिर कह रहा है कुछ चादर चारपाई नहीं है, ये बात सच है, क्योंकि चादर जो है बड़ा बड़ा सर्कल है और चारपाई ये है, तो कुछ चादर जो यहाँ ये वाला एरिया बचा हुआ है, ये देखो मैं थोड़ा अलग कलर से मैंने करना चाहूँगा, ये वाला जो एरिया है ये चादर का वो एरिया है जो चारपाई नहीं है, और वही कह रहा है कि कुछ चादर नहीं है, तो केवल 2 निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपली पढ़ना हो तो आप अलग से पढ़ाऊँगा, अभी नहीं। झारखंड की राजधानी सभी जानते हैं रांची है, और जहाँ के रहने वाले धोनी साहब हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल लगा, इसका आंसर क्या है वो बात की चीज़ है। ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चिन्ह में से प्रचिह्न का स्थान आएगा। कुछ भी नहीं करना है भाई। देखो जैसे आपको देखो ये वाली लाइन ऐसी आई, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, अच्छा कलर लेके आता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे लाइन ऐसी आई तो यहाँ भी ऐसी आई, यहाँ पे ऐसी गई तो यहाँ भी ऐसी गई, फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसी आई तो यहाँ भी ऐसी आई, यहाँ से ऐसी गई, यहाँ से ऐसी गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अब आपकी लाइन भी यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर नीचे आई तो अब नीचे लेके जाओ, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। अब पहली बात, आपका ये फिगर जो बना हुआ है वो कैसा बना, तो आप कहोगे यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा आया, यहाँ से ऐसा आया, यहाँ से ऐसा, यानी इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है। तो आप देखो इस वाले कॉर्नर से एक तो ये स्टार्ट हुआ, ये नहीं हुआ तो नहीं हो सकता है, ना ये हो सकता है। अब 2 बचे। दूसरी बात ये देखो यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, जो कि गलत है, एक ही बचा है, कौन सा से। आप खुद देखो, चेक कर लो, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से भी ऐसा आया था, तो ईश्वर फा फा फा, ठीक है, तो सी आ जाएगा। ये ऐसे बनाने पड़ते हैं भाई, बनाने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है कि ये दर्पण को एमएन रेखा पे रखा है। अब भाई एक बात बताओ, अगर आप एमएन रेखा पे रखोगे दर्पण तो ये ठीक उल्टी बन जाएगी, ना तो ये बनेगी और ना ही ये बनेगी। भाई अगर हम लोग किसी शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे शीशे के सामने जैसे ही हम पहुँचे तो हमारी सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए। क्या ऐसा हुआ आज तक? नहीं हुआ ना। जैसे होंगे वैसे देखेंगे, हाँ लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, ना कि उल्टा हो जाए। मतलब मैं शीशे के सामने ऐसे खड़ा कर दूँ, अब ये शीशे के सामने तो ये ऐसा हो जाएगा अपने आप, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर है। अब एग्जैक्ट उल्टा ही बनेगा, ठीक उल्टा, यानी ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि उल्टा हो जाता है, ना तो ये रहेगा ना ये रहेगा। आगे बढ़ो। अब देखो ये कितना अच्छा सवाल लगा है, इतना लल्लू सा सवाल है, लुल्लू सा सवाल है, लुल्लू सा। निम्न चित्र का सही दर्पण बताऊँ। अब मान लो यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ ऐसा, अब देखो ये बनाना है, इतना आसान होते हैं दर्पण प्रतिबिंब, तो इतने आसान होते हैं। ये जो शीशे से जितना उल्टे वाले साइड पे है, इसका मतलब यहाँ पर होगा। अब देख लो, आपको जहाँ भी दिख जाएगा इस तरीके का वही होगा। देखो ना तो नीचे हो सकता है, ये दिख गया आपको, ये खासियत है बेटा। अब देखो अगला देखते हैं। ये सवाल रीजनिंग का इतना अच्छा मुझे लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कस करेंगे रीजनिंग के और मैथ के सवाल, इससे ज़्यादा नहीं। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पे एक व्यक्ति है पंकज। कौन है बेटा? पंकज। अब यहाँ पे कोई एक आदमी है, यहाँ पे कोई एक आदमी है, तो आप ये लिख लो, ये आप लिख लो। अब क्या कह रहे हैं, वह मेरे चाचा की। अब देखो पंकज कह रहा है ये मेरे चाचा की, यानी कि इसके चाचा की बेटी। अब चाचा की बेटी अगर होगी तो इस पंकज की कौन होगी? कजन होगी, चचेरी बहन होगी या नहीं होगी? बेटी का भाई है तो भाई इसका चचेरा भाई तो हो गया, होगा या नहीं? मेरे चाचा की बेटी तो इसकी भी क्या होगी? कजन होगी, चाचा की लड़की होगी। अब उसका भाई है, अब चाचा की लड़की उसकी जो कजन हुई यानी चाचा की लड़की हुई, अब उसका भाई है। भाई तुम्हारे चाचा की लड़की का अगर भाई कौन होगा? तुम्हारे चाचा का लड़का होगा, यानी कि चचेरा भाई होगा। भाई यहाँ पे चचेरा भाई इसका आंसर। चलो आगे बढ़ो। देखो ये सवाल थोड़ा अच्छा लगा। इस सवाल को करने में इतना कई लोगों ने सोचा होगा कि ये कैसे करेंगे। देखो क्या है, एक व्यक्ति 9% सालाना एसआई पर, ये जो 9% है ये उसने लिया है एसआई पर। एसआई पर 32,000 रुपये लेता है
और उसे 10% सालाना। अब ये 10% जो है ये उसने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI पे लिया जमा कर देता है। तो तीसरे साल के अंत में उसके धन में कुल कितनी वृद्धि हुई? कुछ नहीं करना है बेटा, आप 32,000 के, अब आपको देखो ओवरऑल ये 1% का फ़ायदा ले रहा है, 1% का। अगर ये SI पे ही देता यानी कि 9% SI पे जो लेके आया और 10% मैं ये मान के चलूँ कि ये SI पे ही देता तो भी उसे 1% का लाभ हो जाता, पूरा होता है नहीं होता। यानी कि पहले वो क्या कर रहा है कि 100 रुपये पे वो 9 रुपये उसे ब्याज देना पड़ता, बट उसने 100 रुपये पे कितना दिया बैंक को? 10, यानी कि वो ओवरऑल 1 रुपये का फ़ायदा ले रहा है 100 रुपये पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 32,000 का 1% अगर आप घटाएंगे, मेरे देखो करने का तरीका यही है। तो जब आप 32,000 का 1% निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 320 आ गया। यानी एक साल में वो 320 रुपये फ़ायदा लेता। ये फ़ायदा कब लेता? ये फ़ायदा तब लेता जब SI पर ही लेके आया तो SI पर ही देता। क्लियर चीज? यानी SI पे लेके आया और SI पर ही देता तो उसे 320 का फ़ायदा होता है एक साल में। तो अगले साल फिर उसे हो जाएगा 320 का फ़ायदा SI पे, 320 का फिर होता। तो 3 साल में ओवरऑल अगर देखा जाए कि उसे फ़ायदा कितना होता तो आप देखेंगे 2 2 4 2 6 और 3 2 का 9, 3 6 3 9, 960 रुपये का फ़ायदा होता है उसे 3 साल में। समझो मेरे बताने का तरीका, मैं यहाँ पे एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर वो 9% SI पे लेके आता और 10% SI पर ही देता तो उसे 3 साल में कुल रुपए का फ़ायदा हो जाता 960 रुपये का। बट वो इतने पे तो नहीं आया, तो अब दिया तो CI पे, तो बस 9 से 60 उसे और लगा दो और फिर जो 320 का है इसका 1% और लगा दो, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। इतना तो ब्याज जो लगा है इतना तो लगेगा ही लगेगा, पर 1% 320 का और लगा दो, 32 हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ो, 9 से 60 को आप जब जोड़ेंगे 32 को तो 2 6 3 9 और 6 15 हासिल 10 19, तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 1952। ये 1952 ही आ गया, ये 1952 इसका फ़ायदा। ये मेरे करने का तरीका है। आप चाहें तो किसी और भी तरीके से कर सकते हो, मुझे कोई एतबार नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 साल का 1% का ब्याज निकाल लिया, कितना फ़ायदा देगा, 3 साल का निकाल लिया, कुल मिला के 960, तो 960 तो होगा ही होगा, बच्चा हुआ 960 में और कर दीजिए क्योंकि CI है, तो 1% और निकाल लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये कितना अच्छा सवाल है। ये कह रहा है 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। इसका मतलब देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं कि 9 और 12 का अनुपात है तो अगली संख्या क्या होगी, ये कहना चाह रहा है। तो अब देखो इसको शॉर्टाइज कर लो, करो ना मत करो, फिर हम कट कर देता हूँ 3 4, यानी इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 3 4 का है, तो आगे भी तो 3 4 का रहेगा, आगे भी तो 3 4 का रहेगा, तभी तो निकाल पाएंगे समान अनुपात में। यानी यहाँ पे अब आप देखो ये 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, यानी कि 4 गुना है, तो अब 4 का 4 गुना कर दो, कितना आएगा 16 आ जाएगा भाई आपका आंसर। ओके ठीक है, ये मेरे करने का तरीका है। मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, अगर आपको सीखना तो मैं बिल्कुल नइयों से अच्छे से बताऊँगा। अब देखो ये आया कूट भाषा में 10 को ये बोलते हैं, देखो T से S बना माइनस का 1 किया है, U से T बना माइनस का 1 किया है, 18 से 17 माइनस का 1 हुआ है और 14 से 13 माइनस का 1। तो बस 12 में 1 कम कर दो K, 9 में 1 कम कर दो 8, 13 में 1 कम कर दो तो 12 और 16 में 1 कम कर देंगे तो 5। तो KHLO, ये देखा KHLO, ये आपका आंसर।